मुगल शासक अकबर के मीर बख्शी थे निजामुद्दीन अहमद बख्शी। मीर बख्शी वो व्यक्ति जो अकबर के शासनकाल में सैन्य भुगतान किया करते थे, ये एक टाइटल हुआ करता था बख्शी। तो निजामुद्दीन अहमद बख्शी के द्वारा अपनी किताब तबकात ए अकबरी में लिखा गया है कि जब हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मानसिंह को बादशाह से लौटने की आज्ञा हुई कि वापस लौट कर आ जाओ, और बाद में सैनिकों की दुर्दशा, इस शब्द पर गौर करना, शाही सैनिकों की दुर्दशा के संबंध में जांच की गई तो यह पता चला कि जब सैनिक बहुत परेशानी में थे, कठिनाई में थे, तो मानसिंह के द्वारा शाही सेना को राणा कीका, महाराणा प्रताप को लिखा गया राणा कीका, शाही सेना को राणा कीका के मुल्क को लूटने की आज्ञा नहीं दी गई। क्या कारण हो सकता है? क्या यह कारण हो सकता है मानसिंह हिंदू थे और महाराणा प्रताप हिंदू थे, तो क्षत्रिय भाई या जाति या धर्म भाई होने के नाते उनको, शाही सैनिकों को महाराणा प्रताप के मुल्क को लूटने की आज्ञा नहीं दी गई? क्या यह कारण हो सकता है? या फिर इस संबंध में मानसिंह की अपनी कुछ मजबूरियां रही थी जिसकी वजह से शाही सेना को महाराणा प्रताप के मुल्क को लूटने की आज्ञा नहीं दी गई थी? इस संबंध में अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अबुल फजल के द्वारा अपनी किताब अकबरनामा में क्या लिखा गया है, और इसके अलावा जो और अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे वीर विनोद जो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है, इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब उदयपुर राज्य का इतिहास पार्ट 1 और गोपीनाथ शर्मा की किताब राजस्थान का इतिहास, इनमें भी कुछ सोर्सेज को कोट किया गया है जो मैंने अभी आपके समक्ष चर्चा की। एक तो अकबरनामा, इसके अतिरिक्त तबकात ए अकबरी, इसके अलावा उस समय के एक व्यक्ति जिनका नाम था बदायूनी, जो हल्दी घाटी के युद्ध में खुद मौजूद थे, जो उस समय हल्दी घाटी का जब युद्ध हो रहा था उसका आंखों देखा हाल लिख रहे थे, जिनका नाम था बदायूनी, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी मुंतखब उल तवारीख। तो इन सारे सोर्सेज में आखिर इस संबंध में क्या बताया गया है, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। अब इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं थोड़ी सी भूमिका तैयार कर देता हूं इसकी। यह तो हम जानते हैं कि सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसको हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हालांकि इस युद्ध की डेट्स के संबंध में अलग अलग सोर्सेज हमको अलग अलग जानकारी देते हैं। हल्दी घाटी के पास जो शिलालेख लगा हुआ है उसके अनुसार तो 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आती है, तो वहां लगे शिलालेख के अनुसार तो 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया था। अब इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप तो कोल्यारी स्थान पर पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने अपने घायल सैनिकों का इलाज कराया था, और मानसिंह के नेतृत्व में जो शाही सेना थी वो गोगुंदे में जाकर टिक गई थी, मतलब गोगुंदे में चली गई थी। गोगुंदा वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है, एक स्थान का नाम है गोगुंदा। अब जब शाही सेना यहां पर टिकी हुई थी तो युद्ध के पश्चात की शाही सेना की क्या स्थिति हुई, क्या दुर्दशा हुई, इसके संबंध में एक किताब उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है, उसमें पेज नंबर 384 में एक सोर्स को कोट करते हुए कुछ बातें बताई गई हैं। एक सोर्स का रेफरेंस दिया गया है और वो है वीर विनोद जो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है। तो वीर विनोद का हवाला देते हुए लिखा गया है कि जब गोगुंदे में शाही सेना टिकी हुई थी, हालांकि इसी के संबंध में जो मैं अपनी ये बात कह रहा हूं, इसी के संबंध में एक और किताब है, उसमें भी कुछ सोर्सेज को कोट करते हुए बात लिखी गई है। किताब है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा, पेज नंबर 240, और उसमें जिन सोर्सेज को कोट किया गया है वो एक तो है अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल के बारे में हम जानते हैं अकबर के जो नवरत्नों में से एक थे, यानी अकबर के ही समकालीन थे। इसके अतिरिक्त एक किताब तबकात ए अकबरी जो निजामुद्दीन अहमद बख्शी के द्वारा लिखी गई है। निजामुद्दीन अहमद बख्शी अकबर के मीर बख्शी हुआ करते थे। मीर बख्शी उस पोस्ट को, बख्शी दरअसल उस पोस्ट को बोलते हैं जो सैन्य भुगतान किया करते थे अकबर के समय। हालांकि ये बख्शी नाम का टाइटल होता था, लेकिन अकबर के समय बख्शी उसको कहा जाता था जो सैन्य भुगतान करते थे। तो तबकात ए अकबरी जो निजामुद्दीन अहमद बख्शी के द्वारा लिखा गया है, इसके अलावा अकबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इसके अतिरिक्त मुंतखब उल तवारीख जो बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। बदायूनी वो व्यक्ति जो हल्दी घाटी के युद्ध स्थल पर मौजूद थे जब यह युद्ध हो रहा था सन 1576 में, और इस युद्ध का आंखों देखा हाल भी लिखा था। तो इन तीन सोर्सेज को भी कोट किया गया है गोपीनाथ शर्मा की किताब राजस्थान का इतिहास पेज नंबर 240 में।
तो इन रेफरेंस का हवाला देने के बाद अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो जब शाही सेना मानसिंह के नेतृत्व में गोगुंदे में टिकी हुई थी, गोगुंदे में रुकी हुई थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित किया। जिस स्थान पर वो रुके हुए थे वहां आसपास चारों ओर उन्होंने खाइयां खुदाई, बड़ी बड़ी गड्ढे खोदे और उसमें बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करवाया गया ताकि महाराणा प्रताप, उनकी सेना और भील टुकड़ियां किसी भी प्रकार से मुगलों पर वापस आक्रमण ना कर सकें। क्योंकि हुआ क्या था, जब ये युद्ध लगभग समाप्त हो गया था तो उसके बाद भीलों ने बड़ा आतंक मचाया था और भीलों ने इतनी जबरदस्त लूट खसोट की थी जिसकी वजह से शाही सेना बहुत परेशान थी और उनको इन सोर्सेज का रेफरेंस देने के बाद उनको इस बात का डर था कि कहीं रात्रि में भी भीलों की सेना या महाराणा प्रताप की सेना अब वापस आक्रमण ना कर दे, और उन्होंने अपने चारों ओर दीवारें बनाकर अपने आप को सुरक्षित किया। तो यह एक भूमिका तैयार हो गई कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अब महाराणा प्रताप कोलियारी स्थान पर अपने सैनिकों का इलाज करवा रहे हैं और मानसिंह गोगुंदे में टिके हुए हैं। अब इसके संबंध में, मानसिंह के वापस लौटने के संबंध में, वही निजामुद्दीन अहमद बख्शी अपनी किताब तबकात-ए-अकबरी में ये लिखते हैं कि मानसिंह को बादशाह से वापस लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई। मतलब गोगुंदे से ठीक है, वापस लौट कर आ जाओ। अब मानसिंह लौट गए। लौटने के बाद सैनिकों की दुर्दशा के संबंध में जांच की गई। अब इस विषय पर आप गौर करना कि मुगल लेखक के द्वारा ही लिखा जा रहा है सैनिकों की दुर्दशा युद्ध के पश्चात। अब युद्ध के पश्चात उनकी कैसे दुर्दशा हुई, क्यों हुई, मैं सारा सब डिटेल से आपको बताऊं सोर्सेस का रेफरेंस देते हुए, कोई भी बात हवा हवाई नहीं करूंगा। तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि जब मानसिंह को वापस लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई और सैनिकों की युद्ध के पश्चात सैनिकों की दुर्दशा के संबंध में जांच की गई तो यह पता चला कि शाही सेना बहुत विपत्ति में थी, परेशानी में थी, कठिनाई में थी। उसके बाद भी मानसिंह ने महाराणा प्रताप को राणा कीका कहकर लिखा है, राणा कीका के मुल्क को लूटने की आज्ञा नहीं दी और इसकी वजह से बादशाह क्रुद्ध हुए, नाराज हुए और मानसिंह का कुछ समय के लिए मुगल दरबार में प्रवेश रोक दिया गया। अब इसी के संबंध में अभी हालांकि एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो जो बातें आई, दुर्दशा कैसे हुई, और ये भी इस विषय पर भी हम बात करेंगे कि क्या मानसिंह ने फिर शाही सेना को राणा कीका मतलब महाराणा प्रताप के मुल्क को लूटने की आज्ञा क्यों नहीं दी थी। क्या इसका रीजन धर्म भाई हो सकता है कि दोनों हिंदू थे, या इसका रीजन कुछ और है, इस विषय पर मैं अभी आपके साथ बात करने वाला हूं। एक दूसरा सोर्स और मैं लेता हूं इसी के संबंध में, अकबरनामा। इन दोनों सोर्सेज से यह तो क्लियर हो जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर नाराज तो हुए थे मानसिंह से, और अकबर ने मानसिंह की कुछ समय के लिए ड्यूटी बंद कर दी थी, मतलब मुगल दरबार में प्रवेश करने पर सही में रोक तो लगा दी थी। तो अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह के जो खुशामदी लोग हैं, मतलब जो बादशाह की चापलूसी करते रहते हैं या बादशाह की खुशामद करते रहते हैं, उन्होंने बादशाह से यह कहा कि राणा की खोज न करना शाही सेना की शिथिलता थी। मतलब अगर शाही सेना ढीली नहीं रहती, शिथिल नहीं रहती, तो राणा की खोज की जा सकती थी। और यह कहकर उन्होंने बादशाह को मानसिंह के विरुद्ध भड़का दिया। इसलिए बादशाह नाराज हुए, क्रुद्ध हुए और बादशाह ने कुछ समय के लिए मानसिंह की ड्यूटी बंद कर दी, मतलब मानसिंह के मुगल दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दिया। आगे लिखा गया है कि यह नाराजगी थोड़े समय के लिए रही थी और फिर बाद में बादशाह की नाराजगी दूर हो गई। हालांकि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा में मानसिंह को फेवर करती हुई कुछ बातें भी लिखी गई हैं कि शाही सेना के द्वारा राणा की खोज न करना शाही सेना की दूरदर्शिता थी। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह बात तो क्लियर है, शाही सेना खुद ही पहाड़ी क्षेत्र में घिरी हुई है और खुद कैदियों की भांति वहां पर रह रही है। अब ऐसी स्थिति में वो लोग जब बाहर निकल कर जाएंगे अगर महाराणा की खोज करने के लिए, तो जब वो भोजन की तलाश में जा रहे हैं तो ही उन पर धावा बोला जा रहा है, तो ही उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में राणा की खोज करना क्या उनके लिए सरल कार्य था क्या? इसीलिए अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है कि शाही सेना द्वारा राणा की खोज न करना उनकी दूरदर्शिता थी। और साथ ही साथ ये भी लिखा है वहां उन पहाड़ी क्षेत्रों में राशन सामग्री की सप्लाई करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसीलिए एक एक करके जो शाही सैनिक थे वो वापस लौटने लग गए थे। अब एक एक करके हम इस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये विषय कि आखिर सेना की दुर्दशा कैसे हो गई थी। तो इसके संबंध में वही सोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे, गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पेज नंबर 240, अलग अलग सोर्सेज को कोट उन्होंने किया है। तबकात-ए-अकबरी को, अकबरनामा को, इसके अतिरिक्त मुंतखब उल तवारीख को। तो यह बताया गया है कि उस युद्ध के पश्चात
शाही सेना की जो स्थिति है वो कैदियों की भांति हो गई थी। क्यों? ये तो आप समझ सकते हैं, वो गोगुंदे में टिके हुए थे, अपने आप को उन्होंने चारों तरफ दीवारों से कैद कर लिया था। इसके अलावा जो पहाड़ी नाके थे, उन पहाड़ी नाकों पर महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी सेना नियुक्त कर दी गई थी, ताकि उनकी जो राशन सप्लाई है, रसद सामग्री जो है, उसको कट किया जा सके। अब बिना रसद सामग्री के कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं टिका रह सकता, उनको बाहर आना पड़ेगा। अब वो लोग एक एक करके बाहर जब जाते थे रसद सामग्री की तलाश में, तो महाराणा की सेना उन पर आक्रमण कर देती थी, उनको मार दिया जाता था, उन सैनिकों को, मुगल सैनिकों को। इसके अलावा भीलों ने भी बहुत जबरदस्त आतंक मचा रखा था। साथ ही साथ ये भी समझने की बात है, ये भी हम मान लेते हैं कि चलो शाही सेना जाकर लूट भी लेगी। किसको लूटेगी? भाई लूटने की दो ही तो चीजें हैं मुख्य रूप से। जब आपको भोजन की आवश्यकता है तो आप अनाज लूटोगे, इसके अतिरिक्त आप पैसा लूटोगे। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया था, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ही, जब हम पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ही अपनी जनता को मैदानी भाग से हटाकर और पहाड़ी भाग में स्थानांतरित कर दिया था, वहां से शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा मैदानी भागों में जो कृषि थी, जो खेती थी, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। इन दो कदम से क्या समझते हो आप, कि एक तो जो जनता है उनको मैदानी भागों से हटाकर अगर पहाड़ों में भेज दिया गया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर अब लूटने की भी कोई संभावना है, जनता से पैसा अगर लूटा जाए तो कैसे लूटेंगे, जनता ही नहीं है। इसके अतिरिक्त खेत भी नहीं है, तो आप अनाज भी कहां से लोगे? तो उनको वहां ट्रांसफर कर दिया, लूटने के लिए कुछ है नहीं। अब जहां उनको ट्रांसफर किया गया तो वहां उनकी सिक्योरिटी में भील सैनिकों की टुकड़ी भी लगी हुई है। और भीलों के बारे में देखो, भील तीरंदाजी में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तीर चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और युद्ध के पश्चात शाही सेना की नाक में सबसे ज्यादा अगर दम किया था, नाक में दम किया था, तो भीलों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यह बात भी समझने की है, जब वो गोगुंदे में टिके हुए हैं, अब बाहर से उनको राशन मिल नहीं रहा, वो लूट सकते नहीं है, क्योंकि पर्वतीय स्थानीय मैदानी क्षेत्र में जनता भी नहीं है, अनाज भी नहीं है। सैनिक अगर जा भी रहे हैं शाही सेना के, तो उन पर धावा बोला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इसी के संबंध में आगे ये लिखा गया है कि साहब ऐसी स्थिति में जो शाही सेना है वो अपने ही ऊंटों और अपने ही घोड़ों को काट काट कर खाने को विवश हो गई। साथ ही साथ जून का महीना था, तो जून जुलाई में हम जानते हैं उस समय आम आने शुरू ही होते हैं, तो कच्चे जो आम होते हैं उनको कैरी कहा जाता है। तो उस समय वो कच्ची कैरियों पर, एक तो कैरियों पर निर्भर थे, कैरी यानी जो कच्चे आम होते हैं, हरे रंग के होते हैं, जब वो पकते नहीं है, तो कैरियों पर निर्भर थे, और साथ ही साथ अपने ऊंट और घोड़ों को ही काट कर खा रहे थे। अब आप सोचो वो स्थिति जब शाही सेना खुद कैदियों की भांति वहां पर रह रही है, तो ऐसे में अगर मान सिंह शाही सेना को यह आदेश भी दें आप जाकर लूटो, तो किसको लूटो भैया? लूटने के लिए तो कोई है ही नहीं, और आप लोगों की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि आप जाकर लूट सको, क्योंकि आप तो अपने ही घोड़ों और अपने ऊंटों को काट कर खा रहे हो। तो इसीलिए फिर बादशाह ने बाद में इन सारी स्थितियों से अवगत होने के बाद मानसिंह को वापस लौटने के आदेश दे दिए थे। हालांकि मानसिंह पर यह जो दोष लगाया गया कि साहब उन्होंने अपनी शाही सेना को महाराणा प्रताप के मुल्क को लूटने की आज्ञा नहीं दी, तो ऐसी परिस्थितियां ही नहीं थी। भाई लूटने की आज्ञा कब दी जाती है? जब कोई सेना ज्यादा मजबूत है। तो युद्ध के पश्चात स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी, और शाही सेना की ऐसी स्थिति थी ही नहीं कि वो महाराणा प्रताप के मुल्क को लूट सकें। अब आप ये सोचो जरा, कई बार ये भी चर्चा होती है कि युद्ध का परिणाम क्या रहा, महाराणा प्रताप जीते या मुगल बादशाह अकबर जीते। देखो परिणाम, भले आप प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं, परिणाम अगर आपकी इच्छा के अनुरूप आता है तो आपका व्यवहार क्या होता है? प्रसन्नता वाला। और जब आपकी इच्छा के विपरीत आता है तो आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो भाव होता है, वो उदासी भरा होता है। अब इस युद्ध के पश्चात अकबर मानसिंह से नाराज हुए थे। क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि युद्ध का जो परिणाम सोचा गया था वो परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे थे। अब किसी भी कार्य की या किसी भी युद्ध के परिणाम का पैमाना अगर आपने तय कर दिया है और उसको अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो विफलता है। अगर प्राप्त किया तो इसका मतलब सफल, अगर प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब विफल। उम्मीद है इन सोर्सेज के माध्यम से और तार्किक विश्लेषण के द्वारा यह बात पूरे तरीके से स्पष्ट हो गई होगी कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर द्वारा मानसिंह के साथ में कैसा व्यवहार किया गया था, और मानसिंह ने अगर महाराणा प्रताप के मुल्क को लूटने की आज्ञा नहीं दी तो वो क्यों नहीं दी थी। चलिए बाकी फिर कोई नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।